हाँ नमस्कार। आज थ्योरम कन्फॉर्मल मैपिंग की थ्योरम 3 हम लोग प्रूफ करेंगे। थ्योरम है प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड चीजेस टू बी कन्फॉर्मल एट द पॉइंट वेयर एफ डैश जेड इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इस थ्योरम का? कह रहे हैं कि द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक चीजेस टू बी कन्फॉर्मल एट ए पॉइंट वेयर एफ डैश जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ डैश जेड जहाँ पे एफ डैश जेड 0 हो जाएगा वहाँ पर फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, हिंदी में देखिए हमने इसको लिखा है एनालिटिक फंक्शन एफ जेड उन बिंदुओं पर अनुरूप मतलब कन्फॉर्मल होना बंद कर देता है जहाँ एफ डैश जेड इक्वल टू 0। मतलब वही हुआ कि जहाँ पर एफ डैश जेड इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 हो जाएगा वहाँ पर फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए इसके प्रूफ के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। लेट एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एट ए पॉइंट z इक्वल टू z0 एंड f डैश z0 इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि f डैश z0 इक्वल टू 0 है। z0 पॉइंट पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक है और वहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो फंक्शन को दिखाना है कि वो कन्फॉर्मल है। इसके पहले वाली थ्योरम में था कि फंक्शन अगर एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव 0 नहीं है तो फंक्शन कन्फॉर्मल हो जाता था। इसमें क्या है कि फंक्शन एनालिटिक है z इक्वल टू z0 पे और उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 है, तो फंक्शन आपको दिखाना है कि वो कन्फॉर्मल नहीं है, ये दिखाना है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ जेड, अब जैसे ही आपने मान लिया कि फंक्शन एनालिटिक है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट z इक्वल टू z0। ठीक है, तो सेम जैसे पिछली वीडियो में लिया था वैसे इधर भी ले लेंगे। ये जेड प्लेन पर हमने दो कर्व ले लिया C1 और C2, इंटरसेक्शन पॉइंट Z0 है। ठीक है, और Z1 और Z2 दो पॉइंट इस तरीके से लिए कि R रेडियस का जो नेबरहुड खींचा है उसी नेबरहुड पर ही Z1 और Z2 पॉइंट होंगे। ठीक है, Z1 जो C1 कर्व है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है और C2 कर्व एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है। और ये जो Z1 पॉइंट है और Z0 जो कॉर्ड है वो आपकी θ1 एंगल बनाएगी और Z2 पॉइंट पर Z0 की जो ये कॉर्ड है वो θ2 एंगल बनाएगा। मतलब कर्व जो है वो अल्फा बीटा बना रहे हैं एंगल, और जो कार्ड हैं ये दोनों, तो एक θ1 ये θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है। ठीक है, अब इनकी सेम ऐसे ही इमेज यहाँ पे आ जाएंगी W प्लेन पे। ठीक है, तो W प्लेन पे देखिए ये Z0 की इमेज W0 हो गई, ये कर्व आपका C1 की इमेज हो गई और C2 डैश जो है वो C2 की इमेज हो गई। एक पॉइंट W1 है जो कि Z1 की इमेज है और W2 Z2 की इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसका नेबरहुड खींचेंगे W1 का तो इस तरीके से बनेगा, और W2 का Z0 का W2 से पास होता हुआ नेबरहुड खींचेंगे तो इस तरीके से होगा। तो एक की रेडियस, इसकी रेडियस हम R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस R2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो Z1 Z2 एक ही सर्किल पे लाइट कर रहा था उसके नेबरहुड पे, लेकिन उसके जो इमेजेस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही नेबरहुड पे लाइट करें, वो अलग अलग हो सकते हैं, तो हमने अलग अलग ही कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये W1 पॉइंट है और ये W2 पॉइंट है। W1 का ये जो कार्ड है वो β1 एंगल बनाएगा और ये जो आर्क है, ये जो कर्व है वो β1 एंगल बनाता है यू एक्सिस या उसके पैरेलल लाइन से सेम एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये β1 एंगल बनाता है और ये जो कार्ड है वो
φ1 एंगल बनाएगा। सेम वैसे ही C2 डैश कर्व बीटा 2 एंगल बनाएगा, और ये जो कार्ड है कार्ड W0 और W2 का ये जो कार्ड है वो एंगल φ2 बनाएगा। ठीक है, और अब मान लीजिए कि उस Fn Z0 यहाँ पर पॉइंट आता है, और चूँकि ये भी एक ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसको Re⁻I लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है पोलर फॉर्म में Re⁻I लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि लेट R बी द रेडियस ऑफ नेबरहुड ऑफ Z0 सच दैट Z1 एंड Z2 लाइज ऑन इट। ठीक है, R रेडियस के नेबरहुड पे Z1 और Z2 लाइज करते हैं, देन Z1 माइनस Z0 इक्वल टू R, दिस इम्प्लाइज दैट Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू Re⁻I θ1, क्योंकि Z1 माइनस Z0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, उसको हम लोग Re⁻I θ1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल θ1 बन रहा है, कार्ड जो है θ1 एंगल बनाता है और इसकी रेडियस R है। इसी तरीके Z2 माइनस Z0 मॉड इक्वल टू R, दिस इम्प्लाइज दैट Z2 माइनस Z0 इक्वल टू Re⁻I θ2, ये एंगल आपका θ2 बना रहा है U एक्सिस से। ठीक है, तो अब इनके इमेजेस को वैसे ही मान लेंगे। लेट C1 डैश एंड C2 डैश एंड W0 इन W प्लेन आर द इमेजेस ऑफ C1, C2 एंड Z0 इन Z प्लेन। लेट W1 एंड W2 आर द इमेजेस ऑफ Z1 एंड Z2 रिस्पेक्टिवली। वही जो हम समझाया था सेम वही इसमें वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। अब W1 माइनस W0 इक्वल टू W1 माइनस W0 मॉडुलस इक्वल टू R1, इसकी रेडियस R1 है तो इसको R1 लिख सकते हैं। ये एंगल आपका बन रहा है φ1, तो लिख सकते हैं W1 माइनस W2 इज इक्वल टू R1e⁻φ1 एंड W2 माइनस W0 इज इक्वल टू R2, ये रेडियस R2 है, एंगल φ2 बन रहा है, तो W2 माइनस W0 इज इक्वल टू R2e⁻I φ2। ठीक है, as Z1 tending to Z0 implies that R1 tending to 0। ठीक है, अगर Z1 tending to Z0 है तो इसका मतलब इसका इमेज भी W1 tending to W0 हो जाएगा, इसका मतलब R1 भी 0 हो जाएगा। और इसी तरीके Z2 tending to Z0 है तो आपका R2 tending to 0 हो जाएगा। ठीक है, सो R2 tending to 0 इम्प्लाई W2 tending to W0। सो लिमिट W2 टेंडिंग टू W0 φ2 की वैल्यू β2 और W1 टेंडिंग टू W0 φ1 की वैल्यू β1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि f डैश Z0 0 है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि n-1th डेरिवेटिव इसके 0 हैं। मतलब फर्स्ट W डैश Z0, F डबल डैश Z0, F ट्रिपल डैश Z0, F n-1 Z0 इक्वल टू 0, यानी उसके nth डेरिवेटिव 0 है, ये हम मान लेते हैं। यहाँ तो एक ही डेरिवेटिव 0 है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि इसके n-1th डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मान लिए हैं कि हाँ, सिंस Fn Z0 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन W प्लेन, सो Fn Z0 कैन बी रिटन एज Fn Z0 इज इक्वल टू Re⁻I लैम्डा। बता चुके हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को Re⁻I थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर Fn Z0 यहाँ पे आता है, उसका nth डेरिवेटिव Z पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट आता है, तो ये रेडियस R और एंगल आपका ये एंगल आपका लैम्डा हो गया, तो Re⁻I लैम्डा लिख सकते हैं Fn Z0 को। सपोज दैट F के Z0 इक्वल टू 0, मतलब K इज इक्वल टू 1 2 3 n-1। वही चीज़ जो हमने कहा कि F डैश Z0, F डबल डैश Z0, F ट्रिपल डैश Z0, F n-1 Z0 आर 0, n-1th टाइम्स डेरिवेटिव आर 0, ये हमने कंसीडर कर लिया। लेट Z बी एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ Z0, देन बाई टेलर्स थ्योरम, Z0 के नेबरहुड में कोई पॉइंट है Z, तो बाई टेलर्स थ्योरम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Fz इक्वल टू Fz
प्लस जेड माइनस जेड जीरो लिख सकते हैं। जेड जीरो और जेड जीरो कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा एफ जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो एफ डैश जेड जीरो अपान 1 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस जेड जीरो होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड जीरो प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो अपान 1 फैक्टोरियल एफ डैश जेड जीरो प्लस डॉट डॉट एन माइनस 1th टर्म ये हो गया जेड माइनस जेड जीरो पावर एन माइनस 1 अपान एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो पावर एन अपान एन फैक्टोरियल एफ एन जेड जीरो प्लस डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि अब आपने माना है, हम लोगों ने माना है कि n माइनस 1th टाइम्स डेरिवेटिव इसके जीरो हो जाएंगे, तो आपका ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ तक सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ये और इसके आगे के टर्म्स बचेंगे। तो वही लिख लिया कि चूँकि Z1 भी उसके नेबरहुड का ही पॉइंट है, तो Z1 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, Z की जगह Z1 रख लीजिए, तो आपका एफ जेड जीरो इज इक्वल टू ये सब जीरो हो गया Z1 माइनस जेड जीरो पावर n अपान एन फैक्टोरियल एफ एन जेड जीरो प्लस डॉट डॉट इसके आगे। ठीक है, एफ जेड जीरो को उधर ले लो तो ये वैल्यू आ गई। अब चूँकि एफ जेड वन को हम W1 कह सकते हैं, W प्लेन में उसकी इमेज जो है W1 है, इसकी इमेज W0 है, सो दिस इक्वल टू इसको R के टर्म्स में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स R ई पावर आई थीटा लिख सकते हैं होल पावर n अपान एन फैक्टोरियल और एफ एन जेड जीरो की वैल्यू R ई पावर आई लैम्डा पीछे माना गया है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं R1 ई पावर आई फाइव वन इज इक्वल टू R पावर एन R अपान एन फैक्टोरियल। ठीक है, और इंटू ई पावर आई, इसी को रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। टेकिंग लिमिट Z1 टेंडिंग टू Z0 वी गेट, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों का लिमिट ले लिया। तो अब कंपेयर कर लो, एंगल कंपेयर करें तो लिमिट Z टेंडिंग टू Z0 फाइव वन इक्वल टू लिमिट Z टेंडिंग टू Z0 n थीटा 1 प्लस लैम्डा। तो इसको लिख सकते, ये आपकी वैल्यू हो गई बीटा 1, क्योंकि फाइव वन और अगर Z1 टेंडिंग टू Z0 है तो आपकी फाइव वन ये एंगल है कार्ड वाला और ये आर्क वाला एंगल बीटा 1 है। तो अगर ये W1 टेंडिंग टू W0 होगा तो आर्क का एंगल और ये कार्ड का एंगल सेम हो जाएगा, मतलब थीटा फाइव वन टेंडिंग टू बीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, सो लिमिट फाइव वन को हम बीटा 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको n इंटू लिमिट थीटा 1 को अल्फ़ा 1 हो जाएगा प्लस लैम्डा, बीटा 1 की वैल्यू ये हो जाएगी। इसी तरीके हम दूसरे पाथ C2 पाथ से आएंगे तो बीटा 2 इज इक्वल टू n अल्फ़ा 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और z की जगह, इसमें z की जगह पे रख लेंगे Z2, तो B2 पाथ के लिए हो जाएगा सेम ऐसे ही। अब बीटा 1 माइनस बीटा 2 की वैल्यू n अल्फ़ा 2 प्लस लैम्डा माइनस n अल्फ़ा 1 प्लस लैम्डा कैंसिल हो गया, n कॉमन अल्फ़ा और 2 माइनस अल्फ़ा 1 हो गया। अब देखिए ये जो W प्लेन में कर्व के बीच का एंगल है और अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 जेड प्लेन में कर्व्स के बीच का एंगल है, ये n टाइम्स हो गया, मतलब सेम नहीं है दोनों, n टाइम्स। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, दो या दो से ज़्यादा होगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा ली जाएगी। ठीक है, तो सिंस एफ डैश Z0 इक्वल टू 0, चूँकि ये जो लिया गया है कि अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो यहाँ तक आएगा, इसका मतलब ये टर्म्स 0 होगा। ठीक है, ये टर्म्स तो हम 0 ले लिया, इसका मतलब ये जो nth टर्म्स है वो n इज इक्वल, चूँकि शुरुआत में एफ डैश Z0 तो दिया ही है। ठीक है, हमने इसके आगे वाले टर्म्स डेरिवेटिव 0 मान लिया है। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, तो उस केस में ये 0 होगा और ये तो 0 है ही है, तो उस केस में n की वैल्यू मतलब हम यहाँ जो कंसिडरेशन लिया है n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। 2 की वैल्यू लेंगे तो ये आपका डैश 0 होगा, अगर 3 लेंगे तो डैश और डबल डैश 0 होगा, 4 लेंगे तो डैश डबल डैश ट्रिपल डैश 0 हो जाएगा, इस तरीके से। तो n की वैल्यू हम जो है यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ही ले सकते हैं, क्योंकि डैश वाला हम 0 मान चुके हैं, 1 हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो वैल्यूज निकली हैं वो डबल डैश से निकली हैं। ठीक है ना,
डबल डैश या उसके आगे के डेरिवेटिव से निकली है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हम 2 से कम नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल जो है वो प्रिजर्व नहीं हुआ, एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स इज नॉट प्रिजर्व्ड, एंगल जो है वो अलग अलग आ गया, एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब एफ जेड इज़ नॉट कन्फॉर्मल, क्योंकि कन्फॉर्मल के लिए एंगल भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मान लिए थे कि वो सेम डायरेक्शन में है, बट एंगल सेम दिखाना था इसमें, जो कि सेम नहीं आया है, इसलिए जो है फंक्शन जो है वो कन्फॉर्मल नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट पे और उसका डेरिवेटिव 0 है तो वो फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं होगा, नॉट कन्फॉर्मल। ठीक है, धन्यवाद। यही